बैठकर वक्त के भरोसे क्यों तू खुद वक्त को बर्बाद करे। कर मेहनत इतनी कि कामयाबी सिर्फ तुझे याद करे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी वक्त के भरोसे नहीं बैठना चाहिए और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, खुद पर भरोसा रखना चाहिए और मेहनत इतनी करनी चाहिए कि कामयाबी कहीं भी छिप के बैठी हो, तुम्हें याद करे ही करे और तुम्हारे पास आकर के रहे ही रहे। जी हाँ, तो उसी सीरीज में, इसी क्रम में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक साइंस का बैच, बहुत ही बेहतरीन। और उसका जो सिलेबस है वो मैं आज आप लोगों को डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्या क्या मैं कवर करने वाला हूँ। फिजिक्स का पोर्शन साइंस में मैं कवर करूँगा, एक बैच है फिजिक्स स्पेशल का, उसे भी मैं कवर करूँगा। तो ज़रा देखते हैं कि सिलेबस में क्या है आपके रेलवे या बाकी के एग्ज़ाम्स के सिलेबस में। चलिए, तो सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, क्लास का भी डिस्कशन इसी में होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में आता है, भौतिक राशियां एवं उसके मात्रक। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपने पहले भी कभी एग्जाम दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ ऐसी भौतिक राशियों के नाम और उनके मात्रक पूछ लिए जाते हैं, जिनको कई बार कन्फ्यूजन में डाल देते हैं और बड़े घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं उसमें। ठीक है, एक चैप्टर है जिसका नाम है भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक। तो हम लोग ये चैप्टर नंबर 1 कवर करेंगे। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं जो इनके टाइप्स होते हैं भौतिक राशियों के, जिनमें कि एक मूल राशियां होती हैं कुछ, ठीक है, और उसके अलावा कुछ व्युत्पन्न राशियां होती हैं और एक स्पेशल टाइप की कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम लोग स्केलर्स और वेक्टर कहते हैं। स्केलर और वेक्टर्स में आपसे पूछा जाता है कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, वेक्टर है। इनको हम सब लोग डिटेल से इनके बारे में चर्चा करेंगे और इनकी कुछ अपनी गणितीय भाषा भी होती है, उसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं जरा दूसरा चैप्टर कौन सा है। दूसरा चैप्टर है तुम्हारा मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में गति। तो भौतिक विज्ञान में मोशन जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग स्टेट पीसीएस तक का एग्जाम दें, ग्रुप डी से लेकर के स्टेट पीसीएस तक, आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलने ही मिलने होते हैं। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे रेखी गति के बारे में। सबसे पहले रेखी गति जो है ना वो एक बहुत ही लंबा टॉपिक है और इसको हम लोग डिटेल्ड वे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे गति के समीकरण हो गए, nवें सेकंड में चली गई दूरी हो गई है ना। और ऐसे ही हम लोग ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में सीखेंगे कि कार ने किसी सामने सांड को देख लिया तो यहाँ से ब्रेक लगाने शुरू किए, कितनी दूरी पर कार रुक जाएगी। तो इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। कोई भी वस्तु को ऊपर से छोड़ दिया गया, बताओ जरा 5 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी, इस तरीके के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। औसत चाल पूछी जाती है, औसत वेग पूछा जाता है। कभी कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी पूछा जाता है। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे वृत्तीय गति के बारे में, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के कई सारे उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में भरे पड़े हैं और दैनिक जीवन में जितने भी क्वेश्चंस इस तरीके के बन सकते हैं वो तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, है ना, कि हमारी डेली लाइफ में सर्कुलर मोशन कहाँ कहाँ पर है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। छोटी मोटी कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, हल्के फुल्के न्यूमेरिकल बनते हैं, हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे और बहुत ही डिटेल्ड A1 क्लास तरीके से डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम लोग आते हैं प्रक्षेप्य गति पर। प्यारे बच्चों, प्रक्षेप्य गति पर आधारित भी प्रश्न हल्के फुल्के पूछे जाते हैं। प्रक्षेप्य गति के उदाहरण कई सारे हमारी डेली लाइफ में हमको देखने को मिलते हैं। जैसे नीरज चोपड़ा जेवलिन फेंकते हैं तो वो भी तुम्हारा प्रक्षेप्य गति का ही एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस इसका करेंगे और इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। न्यूमेरिकल तो बल्कि इन तीनों टॉपिक्स में बनेंगे और बहुत बेहतरीन बनेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो ये तुम्हारा गति का टॉपिक हो गया। उसके बाद में तुम्हारा आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा, मगर यहाँ पर आप सीखेंगे कुछ नए तरीके से, और नए तरीके से आपने कुछ नई चीज़ें सीखने को यहाँ पर मिलनी है। जैसे आपने न्यूटन की गति का तीसरा नियम पढ़ा होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, मगर कभी आपने सोचा है कि प्रतिक्रिया बल हमेशा विपरीत क्यों लगता है? क्या आपने कभी सोचा है कि प्रतिक्रिया बल का मान क्रिया बल के बराबर ही क्यों होता है? ये चीज़ें मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि ये दोनों बराबर क्यों होते हैं और विपरीत क्यों होते हैं। और आप लोग ये सीख के जाएंगे और इस पर आधारित बनने वाले प्रश्न आप बिल्कुल देखते ही टिक करेंगे, मेरा वादा है।
5 सेकंड में इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे अपने एग्जाम में। देखिए एग्जाम में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, एग्जाम के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बड़ी बात नहीं है, विद इन टाइम कर लेना बड़ी बात है। फिजिक्स के कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको ऐसे घुमाते हैं कि एक क्वेश्चन है 2 मिनट का टाइम आपका ख़राब करता है, मगर मैं आपको ऐसे ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप उनको 5 से 7 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चंस में बचा हुआ समय आपके बाकी के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए काम में आएगा। ठीक है ना। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सीखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इनर्शिया के बारे में सीखेंगे, इसको हम लोग जड़त्व भी बोलते हैं। जड़त्व के बहुत सारे उदाहरण हमारी डेली लाइफ में हमको देखने को मिलते हैं, आप लोगों को खुद पता होगा, है ना। उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और उसके बाद में फिर आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स पहले भी कई सालों में पूछे जा चुके हैं, है ना। और साथ में ये किस नियम पर आधारित है ये भी खूब अच्छे से पूछा जाता है। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर मोमेंटम, ये रेखीय संवेग। बहुत सारे एजुकेटर्स को मैंने देखा है यूट्यूब पर या अन्य जगहों पर, ये टॉपिक छोड़ देते हैं, बस 3 नियम बता करके किनारे हो जाते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं और अच्छे से न्यूमेरिकल तुम्हारे इस पर भी बनते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित संघट्ट के सवाल बनते हैं, टकराव के सवाल बनते हैं, ठीक है। और इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में एक एक क्वेश्चन आपका भविष्य बदलने के लिए काफ़ी होता है। कट ऑफ गया है 83.33 और पता चला कि आपके नंबर आए 83, लो 0.33 से रुक गए। मैंने पहले 2019 में मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बिल्कुल बाउंड्री पे लटक गए थे और बाद में हमसे आके बोले कि सर मैंने 2 लेक्चर आपके मिस कर दिए थे और ये सोच करके कि ये ऐसे ही चलो ठीक है बाद में पढ़ लेंगे, और बाद में पता चला कि उन्हीं दोनों लेक्चर्स में से ही सवाल फंसे थे और वो कर नहीं पाए उस समय। ये बड़ा ही दुखद था, मगर वो बाउंड्री पर रह गए बेचारे। बहुत पछताए कि उनका अंतिम अटैम्प्ट था, उनकी एज भी क्रॉस कर गई। इसीलिए कोई क्लास छोड़ना नहीं है आप लोगों को, ठीक है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है। रॉकेट पर आधारित एक न्यूमेरिकल बनता है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक बार इस पर रॉकेट पर आधारित एक सवाल एसएससी सीपीओ में और उसके बाद में वही रेलवे के पेपर में पूछा गया, तो बहुत सारे बच्चों को वो जो फॉर्मूला है ना उसको कैसे अप्लाई करना है रॉकेट वाले क्वेश्चन में, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। उसके अलावा तुम्हारे बंदूक पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बंदूक से गोली निकलते ही बंदूक पीछे की ओर जाती है, मगर किस वेग से जाती है ये जानना जरूरी है। तो ये चीज़ें आपको हम बताएंगे। दूसरी चीज़ कोलिजन वाले सवाल हम लोगों को बताएंगे जैसे 2 गेंदें आ रही हैं, आके टकरा गई या चिपक गई या नहीं चिपकी, चिपक गई तो जो दोनों गेंदें चिपकने के बाद में अब जो नई तीसरी गेंद बनी है उसका वेग क्या होगा। अगर टकरा गई हैं तो टकराने के बाद दोनों जब अलग होंगी उनके वेग क्या होंगे, ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखेंगे बहुत ही डिटेल से, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में तुम्हारा आ जाता है प्रेशर। देखो ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ही हल्का चैप्टर है, और ये मतलब इसके एप्लीकेशंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कोई कठिन न्यूमेरिकल नहीं बनता, इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी डेफिनीशन जानेंगे और उसके डेफिनीशन के बाद में एक फार्मूला होता है उसके बारे में वो जानेंगे, और उस फार्मूले पर बेस्ड जो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं ना उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जैसे ट्रकों के टायर का चौड़ा होना, बैक की पट्टियाँ चौड़ा होना, कोई आदमी कीचड़ में है तो कैसे बचा जाए, है ना। तो ये सब चीज़ें इसी चैप्टर में आती हैं। दूसरी चीज़ तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक ऐसी चीज़ है, इसके कई फ़ायदे कई नुकसान भी हैं, और अगर आपको इसके बारे में सही से जानकारी नहीं है तो कई बार बड़े नुकसान हो सकते हैं, इसीलिए इसको तो वैसे ही आप लोगों को जानना चाहिए। उसके बाद में हम लोग आएंगे प्रेशर इनसाइड लिक्विड्स। इसका खासकर जो पानी से रिलेटेड जहाँ पर प्रेशर होता है ना, लिक्विड से रिलेटेड, वो बहुत का आज की तारीख पर कई बड़ी बड़ी मशीनें हैं ना, वो तुम्हारी प्रेशर इनसाइड लिक्विड्स, ये लिक्विड के प्रेशर पर काम करती हैं। कैसे हम बताएंगे आप लोगों को क्लास में, और इनके एप्लीकेशंस भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये तुम्हारा प्रेशर के चैप्टर पे डिपेंड करता है। उसके बाद में हम लोग आएंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्क पावर और एनर्जी। ये इसको बोलते हैं कार्य शक्ति एवं ऊर्जा।
ये भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने पहले भी कभी पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे। देखिएगा, हम लोग सीखेंगे पहले तो कार्य की परिभाषा सीखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे पॉजिटिव वर्क कैसे होता है, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि नेगेटिव वर्क कैसे होता है ना। और हम उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि जीरो वर्क कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग मात्रकों के बारे में जानेंगे, तीनों यूनिट, तीनों जो क्वांटिटीज़ हैं इनके यूनिट्स के बारे में, कन्वर्जन के बारे में जानेंगे, है ना। उसके बाद में एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होती है और एनर्जी, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है कैसे। कुछ मशीनें, इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस होते हैं, उनके ज़रिए कन्वर्जन होता है, उनके बारे में भी जानेंगे। फिर उसके बाद में पावर के बारे में जानेंगे और पावर से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और एक थ्योरम होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल इस पर और इस पर, तीनों पे न्यूमेरिकल हम आपको करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बहुत होते हैं और ये बहुत काम आते हैं। उसके बाद में तुम्हारा चैप्टर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये लगभग लगभग हर एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है, देखिए, सबसे पहले तो न्यूटन का ग्रेविटेशन का जो नियम है वही हम लोग यहाँ से जान लेंगे, ठीक है ना। और उस पर भी तुम्हारे न्यूमेरिकल बनते हैं। सबसे ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं वेट की डेफिनेशन पर। और वेट जो होता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, तो वो कहाँ कहाँ क्या क्या होता है वो हम लोग यहाँ यहाँ पर ऐसे करके सीखेंगे कि वेट पृथ्वी पर किसी वस्तु का कितना होना चाहिए या कितना होता है, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग चंद्रमा पर वेट के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे होता है। चंद्रमा के अलावा बाकी के जो प्लैनेट्स हैं या जो बाकी के सैटेलाइट्स हैं उन पर वेट कितना होता है, स्पेस में वेट कितना होता है, ठीक है, वेरिएशन क्या होता है, तो वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इसके वेलोसिटी पर आएंगे। इसके वेलोसिटी के बारे में जानेंगे, इसके एप्लीकेशन जानेंगे क्या होता है। और यहीं से हम लोग सीखेंगे कि कोई भी, जैसे जैसे अभी जो जितने भी अलग अलग मिशन हुए हैं तो सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टर्म होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जानेंगे केपलर के नियम क्या हैं। केपलर के नियम, ये इसके 3 नियम होते हैं, 3 नियम, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो इस पर बेस्ड तुम्हारे न्यूमेरिकल बनते हैं और तुम्हारे वेट पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है ना। इस और इन सब चीज़ों पर आपके जो जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो सब हम करवाएंगे। इसके अलावा हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में भी सीखेंगे, कुछ सैटेलाइट्स के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपके में, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद में हम लोग आते हैं वेव एंड साउंड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों। वेव एंड साउंड, इस पर भी खूब अच्छे तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वेव, कुछ डायग्राम्स के जरिए वेव जानेंगे कि कैसे प्रोड्यूस होती है। उसके बाद में जानेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद में उससे संबंधित जो टर्म होते हैं उनकी डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग सीखेंगे कि जो है ना वेव की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद सीखेंगे कि वेव कितने टाइप की होती है। अब वेव की जो टाइप्स होते हैं हम लोग उनके बारे में भी फिर उसके बाद में हम लोग जानेंगे, है ना। मैकेनिकल वेव हो गई, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई। आजकल जितना भी संचार माध्यम जो काम करता है वो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर बेस्ड है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे, मोबाइल फ़ोन के सिग्नल, है ना, रिमोट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। तो उसके बाद हम लोग जो है ना साउंड के बारे में बात करेंगे। साउंड सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एक टॉपिक है वनडे एग्जाम्स में। और उसके बाद में साउंड के बेसिस पर फिर हम लोग जो है सोनार के बारे में जानेंगे। सोनार एक डिवाइस होती है, कैसे काम करती है, इसका न्यूमेरिकल कैसे बनता है, इस पर न्यूमेरिकल भी बनता है, ठीक है ना। हाँ, वो भी हम लोग जानेंगे। और बाद में तुम्हारे साउंड के जो टाइप होते हैं, साउंड को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वेव के जो पैरामीटर होते हैं हम लोग उनके बारे में भी जानेंगे। पैरामीटर्स मतलब जैसे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। वेवलेंथ होता है। वेव की स्पीड के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि वेव की स्पीड किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तरंग का चाल किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, कैसे वेरी करती है। वैसे साउंड की स्पीड के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, कैसे बदलती है और क्या फैक्टर्स होते हैं, है ना। तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इनमें। चलिए, तो आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस पर रेलवे वालों का सबसे फेवरेट चैप्टर है ये। रेलवे वालों का सबसे फेवरेट चैप्टर है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी।
मतलब वो लोग भर भर के क्वेश्चन इसके दिया करते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे चार्ज के बारे में, ठीक है ना। चार्ज के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। चार्ज, आवेश क्या होता है और चार्जिंग क्या होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि फ़ोन चार्ज कर लो, बैटरी चार्ज कर लो, तो चार्जिंग कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, वो हम लोग सीखेंगे। उसके बाद में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक करंट से बाद में फिर हम लोग आएंगे रेजिस्टेंस पर, और रेजिस्टेंस क्या होता है वो जानेंगे। रेजिस्टेंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जानेंगे। कुछ कलर कोडिंग होती है रेजिस्टेंस की, जो रजिस्टर होते हैं उनकी, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और उसके अलावा बाद में रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों के मिक्स न्यूमेरिकल बनते हैं, जरा उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पिछली बार एक एग्जाम में रजिस्टिविटी पर आधारित दो न्यूमेरिकल एक साथ पूछ लिए गए, और बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता था इसके बारे में वो लोग चूक गए। ठीक है, तो चूकना नहीं है यहाँ पर। उसके बाद में हम लोग इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के बारे में सीखेंगे। इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस इंडियन रेलवेज के पेपर में पूछा जाने वाला सबसे हॉट टॉपिक रहा है। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब तुल्य प्रतिरोध कैलकुलेट करने के लिए अक्सर बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग सीखेंगे। उसके बाद में जानेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर काम क्या करता है, कैसे करता है, ट्रांसफार्मर के हिस्से क्या क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, वो सब चीज़ें जानेंगे। उसके बाद में हम लोग मोटर और जनरेटर के बारे में जानेंगे। मोटर कैसे काम करती है, मोटर कितने टाइप की होती है, डीसी, एसी, है ना, और जनरेटर कैसे काम करता है वो भी हम लोग जानेंगे। इसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब या फिर इससे ऐसे ही कुछ और डिवाइसेस के बारे में भी जानेंगे। उसके अलावा हम लोग जानेंगे एसी और डीसी के बारे में, ठीक है ना। एसी और डीसी सप्लाई, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। एसी और डीसी सप्लाई ये क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं जरा मैग्नेटिज्म। ये भी देखिए एक हॉट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक खासकर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है थोड़ा सा, और इसीलिए इंडियन रेलवे इसके खूब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिज्म, सबसे पहली चीज़ कि चुंबक होती क्या है, चुंबक के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा परमानेंट मैग्नेट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। सबसे ज़्यादा जो आज की तारीख पर इस्तेमाल होता है वो है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, कितने टाइप का होता है, कहाँ यूज होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरी चीज़ कि ये मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके गुणधर्मों के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं मैग्नेटिक लाइंस के बेसिस पर, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनके एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन इसकी थ्योरी पर बात करेंगे और इसके जो एप्लीकेशंस हैं उन पर बात करेंगे। उसके बाद में कुछ मटेरियल होते हैं जिनको मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। इनके जो बिहेवियर होते हैं मटेरियल्स के, वो मैग्नेट के प्रति अलग अलग चीज़ें होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उनके कुछ गुण उभर के आते हैं, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आ जाता है ऑप्टिक्स। बहुत सारे लोगों के हाथ और पैर दोनों फूल जाते हैं जब हम लोग बात करते हैं ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी। इसमें हम लोग प्रकाश के बारे में चर्चा करते हैं, प्रकाश के गुणधर्मों के बारे में चर्चा करते हैं, प्रकाशिक यंत्रों के बारे में स्टडी करते हैं, प्रकाश की जितनी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उसकी चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे और उनकी जो अवधारणाएं हैं, जैसे पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, मतलब प्रकाश कण के रूप में होता है, प्रकाश तरंगों के रूप में होता है, तो कैसे होता है, क्या होता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इनकी कुछ घटनाएं होती हैं जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना, परावर्तन और अपवर्तन, इनके बारे में जानेंगे। नेचुरल फिनोमिनाज जो है ना, नेचुरल फिनोमिनाज, जैसे नेचुरल फिनोमिना तुम्हारे ये है, नेचुरल फिनोमिना में तुम्हारा एक तो नेचुरल फिनोमिना ये हो गया, दूसरा तुम्हारा ये हो गया, ऐसे करके, ठीक है ना। दूसरा चीज़ तुम्हारी जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली चीज़ है आजकल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आजकल ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल हो रहा है, वो भी तुम्हारा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हीरा कैसे चमकता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद में हम लोग आएंगे लेंस पर। लेंस एक अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है रेलवे के लिए। लेंस कितने टाइप के होते हैं, कैसे बनते हैं, किस कांच से बनते हैं, ये भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम लोग आते हैं दर्पण पर। दर्पण एक बड़ा ही हॉट टॉपिक है रेलवे वालों के लिए, क्योंकि ये डेली लाइफ में हमारी बहुत इस्तेमाल में आता है। मिरर, ठीक है,
कितने टाइप के होते हैं, इनके सवाल क्या होते हैं, न्यूमेरिकल फार्मूला क्या होता है, इनके टर्म क्या होते हैं, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लेंस और मिरर इनके दोनों के न्यूमेरिकल्स लगवाऊंगा मैं, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा आप। ठीक है ना, इनके न्यूमेरिकल्स इनके लगवाऊंगा। जितने तरीके के तुम्हारे न्यूमेरिकल्स इसमें बनेंगे, जैसे किसी कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पण है तो उनके बीच में रखी वस्तु है, उसके पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ऐसी तमाम चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, तो उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हम लोग आएंगे सरफेस टेंशन। देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है जिस पर आपके एग्ज़ाम में कभी भी न्यूमेरिकल नहीं बनता, बल्कि आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। पुराने सालों को अगर आप देखेंगे तो आपको इसके एप्लीकेशंस मिलेंगे, इसकी थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो हम लोग देखें ना, डेफिनीशन वो हम लोग जानेंगे, उसके बाद में सरफेस टेंशन का रीजन वो हम लोग जानेंगे, और उसके बेसिस पर जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और कैपिलरी एक्शन, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी डेली लाइफ में कैपिलरीज बहुत हैं, और मतलब कैपिलरीज बोले तो केश नलियाँ, और केश नलियों के जो प्रयोग होते हैं वो भी बहुत हैं। ठीक है, डेली लाइफ से रिलेट करके हम लोग इनके एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे, और ख़ासकर केश नली पर जितने एग्जाम्पल बनते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग जानेंगे कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस के बारे में, इनके डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या एप्लीकेशंस हैं, रिसर्च में क्या चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं चल रही हैं, तो सरफेस टेंशन के बारे में हम लोग जानेंगे, इनकी सबकी यूनिट भी जानेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद में आता है तुम्हारा हीट एंड टेम्परेचर। ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऊष्मा संचरण की विधियाँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऊष्मा संचरण की विधियाँ 3 तरीके की होती हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर डिटेल्ड डिस्कशन विथ डायग्राम। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आते हैं तापीय पैमाने, टेम्परेचर स्केल्स। अभी पिछले मतलब 7 सालों से मैं लगातार देख रहा हूँ, टेम्परेचर स्केल्स से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन जरूर होता है हर एग्जाम में, जरूर होता है हर एग्जाम में। टेम्परेचर के कन्वर्जन से रिलेटेड पूछ देगा, या कोई नया पैमाना बना के आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग आते हैं जरा लेटेंट हीट, ये गुप्त ऊष्मा, इसके अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, इसका न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, मगर इसके अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न पूछ लेता है। ऐसे ही तुम्हारी विशिष्ट ऊष्मा, इस पर भी तुम्हारा प्रश्न पूछ लेता है ऐसे ही। उसके बाद में हम लोग आते हैं फेज चेंज, जो अवस्था परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन पर आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे अवस्था परिवर्तन होता है, इसमें क्या चीज़ें चेंज नहीं होती, क्या चीज़ें बदलती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं जो अवस्था परिवर्तन में होती हैं। उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं, ऊष्मीय प्रसार। देखिए, ऊष्मीय प्रसार का अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा है हमारी डेली लाइफ में। कैसे है, जैसे आपने सुना होगा कि हाईवे पर चलते चलते ट्रक का टायर फट गया, ट्रक पलट गया, बस पलट गई, है ना। तो ये सब न्यूज़ आपको मिलती है थर्मल एक्सपेंशन के कारण। थर्मल एक्सपेंशन के और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद में आता है हाइड्रोस्टैटिक्स और डायनामिक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक्स और डायनामिक्स मतलब इसमें द्रव स्थैतिकी और द्रव गतिकी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, और ये अभी रिसेंटली मतलब रिसेंट से पूछा जाने लगा है। पिछले 2 सालों से इस पर प्रश्न बनने लगे हैं अलग अलग एग्जाम्स में। मैं उम्मीद करता हूँ रेलवे में भी इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। द्रवों में दाब कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, उसका यूज क्या है। आजकल जितनी भी जेसीबी मशीन जो होती है, उठाने वाली, खोदने वाली, ये सब चीज़ें इन्हीं सब नियमों पर काम करती हैं। अब हम लोग बाद में आते हैं जरा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, अविरतता का सिद्धांत। ये पानी के पाइप से रिलेटेड एक थ्योरी है, और उसके बारे में भी बताऊंगा। इस पर एक न्यूमेरिकल बनता है, हल्का सा न्यूमेरिकल। ठीक है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में आइडियल लिक्विड क्या होता है हम लोग वो भी जानेंगे, जैसे पानी है और साथ में शहद है, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या खूबियाँ हैं, तो हम वो भी इनके बारे में चर्चा करेंगे। और हमारे दैनिक जीवन में बर्नौली की प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्नौली की प्रमेय लोग कक्षा 11 में पढ़ते हैं। मुझसे पूछिए कि बर्नौली की प्रमेय को 11th क्लास में किसी स्टूडेंट के लिए समझना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है, मगर मैं आप लोगों को ठीक 11 मिनट के अंदर बर्नौली थ्योरम आपके खून में घोल दूंगा मैं। ठीक है, और इसके एप्लीकेशंस बहुत तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे आप किसी भी मेट्रो रेल प्रीमाइसेस में अगर आप जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि रेल की पटरियों से थोड़ा पीछे बने रहें।
क्यों पूछा जाता है, वो इसी पर काम करता है। बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड हवाई जहाज ऊपर की तरफ उठता है। वेंचुरी मीटर बर्नौली थ्योरम पर काम करता है, ठीक है ना। गेंद स्विंग कैसे करती है बरसात के मौसम में, या वैसे बर्नौली प्रिंसिपल पर बेस्ड करती है। तो ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विद डायग्राम। उसके बाद में पास्कल का नियम, आजकल इसका उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, जितने भी गाड़ियों के रिपेयरिंग वाले शोरूम हैं वहाँ पर इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो इनके एप्लीकेशंस हम लोग सीखेंगे खूब अच्छे तरीके से, तो बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और जिनमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है ना, सबसे ज़्यादा वो फिजिक्स का है रेलवे में। इसीलिए फिजिक्स की क्लासेस को बिल्कुल मत छोड़िएगा। आज मैंने फिजिक्स के पूरे जो टॉपिक हैं उनको मैंने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। अच्छा, और बायोलॉजी पढ़ाएंगे आपको मैम, तो मैम आप लोगों को बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगी। ये मैं गारंटी लेके आपसे बोल रहा हूँ कि आपका जो अच्छा खासा करीब 12-13 क्वेश्चन आप लोगों के जो है बन जाते हैं जा करके सिर्फ फिजिक्स के, वो क्वेश्चन मैं गलत नहीं होने दूंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, ठीक है ना। तो इस अगर ये वीडियो आप अभी देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और इनको कंप्लीट करना बहुत समझदारी से कंप्लीट करना है, ठीक है ना। वो भी एक लिमिटेड टाइम में, और ऐसे ख़त्म करना है, ऐसे सीखनी है सारी चीज़ें कि अगर इनका न्यूमेरिकल पूछा जाए तो कभी गलत नहीं होने चाहिए, गलत ना हो, और साथ में कोई न्यूमेरिकल छूटे नहीं, ठीक है ना। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए, और ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल वे में क्लियर करेंगे, ठीक है ना। और मेरा जो बैच है उसी बैच में हम लोग इसको करेंगे। और आप लोगों ने अगर अगर अभी तक बैच में एडमिशन नहीं लिया है तो बैच में एडमिशन ले लीजिए। एप्लीकेशन का नाम है मैथ्स बाय डीपी सर। आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। उसी एप्लीकेशन पर ये बैच आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है, मतलब ऐसे समझिए कि अगर आप मार्केट निकल जाएं तो उससे ज़्यादा पैसे आप खाने पीने में यूं ही खर्च कर देंगे शाम में। उतनी फीस में आप लोगों को एक 70,000 रुपये मंथली की जॉब आपको मिलने वाली है, मात्र 199 रुपये में, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी जो है चिंता ना करें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और हम लोग एवरी वीक हम लोग एक दिन सिर्फ डिस्कशन किया करेंगे, ठीक है ना, कि कहाँ पर किसकी जो है किसको वीक है, कौन कहाँ पर कितना वीक है, कौन से पॉइंट किसके स्ट्रांग है, किसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ये मेंटरशिप भी हम साथ में करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए अभी फ़िलहाल इतना ही। और आप लोगों को कोई भी डिटेल जानकारी चाहिए हो तो नीचे पट्टी में आप लोग देख रहे होंगे, एक नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप उस पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।